नमस्कार साथियों। रीट के पुराने पेपर अपन हल कर रहे हैं। इससे पूर्व हमने रीट 2022 के द्वितीय पारी के दोनों भाषाओं का हमने हल किया था। संस्कृत की दोनों भाषाओं का भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय का हमने हल किया था। आज हम रीट 2022 के ही प्रथम पारी का जो पेपर हुआ था, L1 का जो पेपर था, उसका हम हल करेंगे। ये देखिए आपका PL फर्स्ट यानी पेपर एल एल फर्स्ट लेवल फर्स्ट का ये पेपर है। इसको आप देखिए। इसमें वही आपकी भाषा प्रथम संस्कृत है, इसको हमने लिया है और वही 30 प्रश्न होंगे। ये सामान्य निर्देश आपके आते हैं, ये इनके बारे में हम जानते हैं। अब पहला प्रश्न अपन ले लेते हैं। वाक्यम इदम संशोधित। इस वाक्य को आप संशोधित कीजिए। वाक्य क्या है? अहम त्वम च पठामी, मैं और तुम पठामी, यहाँ पे ये क्रिया ही है। देखिए तो पठामी का अर्थ होगा पढ़ता हूँ, इस प्रकार से इसका अर्थ होगा, क्योंकि ये उत्तम पुरुष की एक वचन है। ठीक है। अब इसमें गलती क्या हुई? अहम त्वम, मैं और तुम। इस वाक्य में जो पढ़ने की क्रिया है उसके दो कर्ता है, अहम और तुम। कर्ता दो हो गए, यानी कि द्विवचन रूप हो गया। दो को द्विवचन कहेंगे। ठीक है। अब द्विवचन आपके कर्ता आपका द्विवचन हो गया, द्विवचन, तो क्रिया भी आपको क्या चाहिए? द्विवचन चाहिए। द्विवचन आपकी क्रिया चाहिए और यहाँ पे क्रिया आपकी आ रही है एक वचन, जो कि साथियों क्या है? गलत है। ठीक है। ये तो अपने समझ में आ गया। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि यहाँ पे अहम और तुम, आपका जो अहम है ये आपका उत्तम पुरुष है। कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष। और आपका जो तुम है ये आपका मध्यम पुरुष है। एक ही पुरुष है तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन यहाँ पुरुष अलग अलग हो गए। तो अब आपके सामने दुविधा ये है कि द्विवचन रूप जो आप बनाओगे क्रिया का, किसका बनाए? अहम का द्विवचन बनाए या फिर त्वम का द्विवचन बनाए? ठीक है। तो साथियों इस संबंध में एक नियम आता है कि अगर अगर उत्तम उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष का कर्ता एक साथ आता है तो आपको उत्तम पुरुष की उत्तम पुरुष का द्विवचन रूप बनाना है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका जो ये अहम और त्वम द्विवचन रूप हो गया, फिर आपको उसी उत्तम पुरुष में चलना है, द्विवचन में चलना है। पठामी के बाद आता है पठावह, तो आपका क्या होगा? अहम त्वम च पठावह। देखिए, अहम त्वम च पठत, पठता है, गलत है। आपने मध्यम पुरुष का द्विवचन रूप बनाया, नहीं बनता है। जब उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष साथ आ रहे हैं तो पहले उत्तम पुरुष का द्विवचन बनेगा। अहम त्वम च पठता है, ये आपका प्रथम पुरुष का द्विवचन है, जो कि गलत है। अहम त्वम च पठावह, ये आपका उत्तम पुरुष का द्विवचन रूप है, यही चाहिए आपको। ये आपका ऑप्शन सी सही है। अहम त्वम च पठसी, ये पठसी गलत है। पठसी मध्यम पुरुष का एक वचन है, जो त्वम के साथ आता है कि त्वम पठसी, ऐसा होता तो ठीक है। अहम पठामी, तब वो ठीक था। इस तरह से तो आपका ये पहला प्रश्न जो है इसका ऑप्शन सी सही है। अहम त्वम च पठामी, पठावह सॉरी। अगला प्रश्न देखिए। अहम देवम पश्यामि, मैं देव को देखता हूं। इत्यस्य वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत, इस वाक्य का वाच्य परिवर्तन कीजिए। आप वाच्य परिवर्तन के संदर्भ में देख लीजिए। तीन प्रकार के वाच्य होते हैं, एक तो कर्तृवाच्य, एक आपका कर्मवाच्य और एक आपका भाववाच्य। ठीक है। तीन प्रकार के वाच्य होते हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा होती है, कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा होती है, और जो क्रिया है कर्तृवाच्य में कर्म के कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है, कर्तानुसार, है ना, कर्तानुसार। और जो कर्मवाच्य है उसमें कर्मानुसार क्रिया चलती है। और भाव में जो है इसमें कर्म नहीं होता है। ठीक है। और तो कर्म नहीं होता तो क्रिया भाव के अनुसार चलती है, भाव के अनुसार क्रिया चलती है। ठीक है। ये बात अपन जानते हैं, अपन ने पूर्व के पेपर में समझा था। कृतवाच्य है जिसमें कृतवाच्य में कर्ता में प्रथमा होगी, कर्म में द्वितीय होगी और क्रिया कर्म के अनुसार सॉरी कर्ता के अनुसार चलेगी। अब कर्मवाच्य में क्या होता है? कर्ता में तृतीय व्यक्ति करते हो और कर्म में प्रथमा करनी पड़ती है और कर्म के अनुसार क्रिया चलती है। ठीक है। और भाववाच्य में चूंकि कर्म होता नहीं है इसलिए क्रिया कर्ता के अनुसार चलेगी नहीं और कर्म के अनुसार भी नहीं चलेगी, तो फिर क्रिया भाव यानी कि क्रिया खुद स्वयं के अनुसार ही चलती है। तो यहाँ देखिए इस वाक्य में क्या क्या है। आपको वाच्य के प्रसंग में तीनों चीजें ढूंढनी है। वाक्य का कर्ता कौन है, वाक्य में कर्म है कि नहीं है। ठीक है। इस तरह से तो वाक्य का कर्ता है अहम, अहम पश्यामी। देखो उत्तम पुरुष का कर्ता है, उत्तम पुरुष की ही क्रिया ही है। कर्ता के अनुसार जब क्रिया चलती है
वो कर्तृवाच्य है। ये कौन सा वाच्य है? ये कर्तृवाच्य है। ठीक है, और इसमें कर्म है क्या? बिल्कुल कर्म है इसमें। ठीक है, सारी चीजें इसमें है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, जिसमें कर्म होता है उसका कर्मवाच्य बनता है, और जिसमें कर्म नहीं होता है उसका भाववाच्य बनता है। तो साथियों इसका कर्मवाच्य बनेगा। कर्मवाच्य बनाने के लिए आपको क्या करना है, कर्ता में तृतीया विभक्ति करनी है। कर्ता में कौन सी करनी है? कर्ता में तृतीया। इसका कर्ता अहम है, तो अहम का तृतीया क्या हो जाएगा? मया। अस्मद शब्द है, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आव्यो अस्माभि, इस तरह से ना। तो यहाँ पे हो जाएगा मया। क्या हो जाएगा? मया। ये तो आपको आपने क्या किया, कर्ता में तृतीया विभक्ति कर दी। फिर कर्म में आपको प्रथमा विभक्ति करनी है। देव जो शब्द है अकारांत पुल्लिंग है, इसका प्रथमा विभक्ति और ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन रूप है, तो इसको प्रथमा का एक वचन करना है, बनेगा देव है, मया देव है। अब आपको कर्मवाच्य के लिए धातु का आत्मनेपदी रूप बनाना पड़ता है। तो आपकी जो धातु है, पहले तो मूल धातु कौन सी वो ढूंढो। पश्चामी, क्या पश्चामी में पश्य मूल धातु है क्या? नहीं है। मूल धातु तो इसमें दृश्य होती है। कौन सी होती है? दृश्य। अब आपको आत्मनेपदी रूप बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? आत्मनेपदी रूप बनाने के लिए आपको पीछे ये जोड़ना पड़ता है। ये जोड़ो और फिर पीछे ते लगा दो। ठीक है, दृश्यते। और चूंकि ये हलंत है तो इसका अपन इस तरह से बना देंगे, दृश्यते। ठीक है, ये आपका निकल गया। मया देवः दृश्यते, इस तरह से। ये वाक्य कहाँ पे है आप देखो, मया देवम दृश्यते। ये वाक्य सही हो सकता है, लेकिन गलती ये हुई कि इसमें कर्म में द्वितीय विभक्ति लगा दी। अहम देवेन दृश्य, इसमें तो कोई वाच्य हुआ ही नहीं। ये आपके कर्ता में प्रथमा ही रखी, क्रम में तृतीया कर दी, और ये रूप भी ऐसा बना दिया। ये गलत है। ठीक है, अब देखो आप, मया देवः पश्यते, ये वाक्य सही हो सकता था। कर्ता में तृतीया है, क्रम में प्रथमा है, लेकिन पश्यते से रूप गलत हो गया, क्योंकि मूल धातु तो दृश्य है, तो यहाँ दृश्यते बनना चाहिए था। मया देवः दृश्यते, ये इसका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। कर्ता में तृतीया है और क्रम में प्रथमा है, और क्रिया जो है वो क्रम के अनुसार चल रही है। जो क्रम का वचन है वही आपकी क्रिया का वचन बन रहा है आत्मनेपदी रूप में। इस प्रकार से इसका उत्तर वो हो गया। अब देखिए आप आगे, शुद्ध वाक्यम अस्ति, शुद्ध वाक्य है, पढ़ते हैं सभी को। त्वम पंच फलानी आने, तुम 5 फल लाओ। त्वम पंचानी फलानी आने, त्वम पंच फलानी आनयतु, त्वम पंच फलानी आनयामी। देखो सबसे पहले अपन यहाँ देखते हैं, तुम आपका मध्यम पुरुष का कर्ता है, तो इसके लिए क्रिया मध्यम पुरुष की आनी चाहिए। देखो ये आज्ञा लोट लकार की क्रिया इसमें आ रही है, तो इसके रूप बनेंगे, आनय धातु के रूप बनेंगे, आनयतु आनयताम आनयंतु, आनय आनयतम आनयत, आनयामी आनयाव आनयाम, इस तरह से। आनयानी आनयाव आनयाम, इस तरह से रूप बनेगा इसका। तो इसमें ये रूप तो गलत हो गया, उत्तम पुरुष की क्रिया है, कर्ता मध्यम पुरुष का है, क्रिया उत्तम पुरुष की, तो गलत हो गया। इसमें देखो ये आपका मध्यम पुरुष का कर्ता है, इसमें प्रथम पुरुष का क्रिया आई है, ये भी गलत हो गया। अब देखो, अब रहे ऊपर के दोनों वाक्य, तो त्वम पंच फलानी आने और त्वम पंचानी फलानी आने, यहाँ केवल बहुवचन रूप का ही अंतर आया है, पंच और पंचानी। तो साथियों इसका पंच वाला सही है, त्वम पंच फलानी आने, पंचानी ऐसा नहीं बनता है। ठीक है, पंच वैसे ही बहुवचन है, इसका पंचानी बनाने की आवश्यकता नहीं है। 5 संख्या वैसे ही बहुवचन रूप में है, तो पंचानी आप नहीं लिखोगे। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही है। अब अगला प्रश्न देखिए, कविषु कालिदास श्रेष्ठ है। कविषु यानी कवियों में कालिदास है, कालिदास श्रेष्ठ यानी श्रेष्ठ है। रेखांकित पदे, इसमें कविषु को रेखांकित किया हुआ है। रेखांकित पदे प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पद से आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो देखिए साथियों, प्रश्न निर्माण करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, किम शब्द का प्रयोग करना है। किम शब्द आपके तीनों लिंगों में चलता है, आपको यहाँ कौन सा लिंग चाहिए ये पता करना है। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो ये पुल्लिंग वाला रूप चल रहा है यहाँ पे। तो किम शब्द का सप्तमी, किम शब्द पुल्लिंग का सप्तमी विभक्ति, ये क्या है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, तो आपको किम शब्द पुल्लिंग का सप्तमी बहुवचन रूप लाना है। सप्तमी, अरे सप्तमी बहुवचन रूप लाना है, जो क्या होगा, केसु। क्या होगा, केसु। देखो केसु कालिदास श्रेष्ठ है, किन में कालिदास श्रेष्ठ है, तो कवियों में। ठीक है, ये आपका केसु कासु ये गलत है। केसु और केसु में जो से आता है वो आपका मूर्धन्य से आता है, दंत्य से नहीं आता, इसलिए गलत हो गया। बाकी कासु जो है ये स्त्रीलिंग रूप है और अपने को पुल्लिंग रूप में चाहिए, तो आपका केसु कालिदास श्रेष्ठ, ये वाक्य सही होगा।
आगे देखते हैं। उद्यमेनि सिद्ध्यन्ते खालिस्तान न मनोर्थे। उद्यमेन परिश्रम से, उद्यम से ही, सिद्ध्यन्ते ने सिद्ध होते हैं, ठीक है, न मनोर्थे मन में इच्छा रखने से नहीं। अब क्या सिद्ध होते हैं? धनानि यानी धन, परिश्रम से धन सिद्ध होते हैं, या उद्यमेन कार्याणि सिद्ध्यन्ते, उद्यम से कार्य सिद्ध होते हैं, परिश्रम से कार्य सिद्ध होते हैं कि धन सिद्ध होते हैं कि फल सिद्ध होते हैं कि शरीर सिद्ध होते हैं। तो आपको ये पता है, ये श्लोक आपने निश्चित रूप से याद किया होगा। ये अपन जो प्रारंभिक शिक्षाएं, जो प्रारंभिक अध्ययन करते हैं उसमें भी आता है ये श्लोक। इसका कार्याणि सही होगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोर्थे। परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, न मनोर्थे, मनोर्थे न मन में इच्छा रखने से नहीं। ये आपने पढ़ा हुआ है, याद होगा। प्राचीन यूनानी दार्शनिक है सुकरात महोदय केन विधिना समाजे उपदेशम अददात। प्राचीन यूनानी दार्शनिक जो थे सुकरात महोदय, प्राचीन यूनानी दार्शनिक सुकरात महोदय ने किस विधि के द्वारा समाज में उपदेश दिया? अददात यानी दिया, भूतकाल की क्रिया हो गई। किस विधि में सुकरात ने अपने उपदेश दिए? तो इसमें आएगा भाषण विधि, वाद विवाद, प्रश्नोत्तर, या फिर कथना कथन विधि, कथन धन अकथन। तो साथियों आपको पता होना चाहिए सुकरात महोदय ने प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से जो है अपने उपदेश दिए, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। संस्कृत शिक्षणस्य कोऽयं विधि मातृ विधि इति नाम्ना ज्ञायते। संस्कृत शिक्षण की कोऽयं, अयम यानी यह, कोऽयम यानी कौन सी विधि है, संस्कृत शिक्षण की कौन सी विधि है जिसको मातृ विधि के नाम से भी जाना जाता है? तो साथियों संस्कृत शिक्षण में कौन सी विधि मातृ विधि है, एक बार सभी को देख लीजिए। विश्लेषणात्मक विधि, या प्रत्यक्ष विधि, या कथना कथन विधि, या पाठ्य पुस्तक विधि। तो साथियों इसका सही उत्तर है प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष विधि जो है संस्कृत में मातृ विधि के नाम से भी जानी जाती है। आगे देखिए, कर्णाभ्याम श्रवणम, कानों से सुनना, मुखेंच भाषणम, और मुख से भाषण करना, उभवपि आधारोस्तः, कानों से सुनना, कर्णाभ्याम श्रवणम, मुखेंच भाषणम, दोनों का आधार है, ठीक है। दोनों किसका आधार है? उभवपि आधारोस्तः है, दोनों आधार है। किसका है? देखो, कानों से सुनना, मुख से बोलना, ये दोनों किसके आधार है? संस्कृत गद्य शिक्षण के, संस्कृत पद्य शिक्षण के, संस्कृत अनुवाद के, या फिर संस्कृत भाषा शिक्षण के। तो साथियों गद्य के भी है, पद्य के भी है, अनुवाद के भी है, सभी के हैं, संस्कृत भाषा शिक्षण के हैं। ये सब जो गद्य पद्य जो है संस्कृत भाषा में आते हैं, तो संस्कृत भाषा शिक्षण के ये आधार है। इस वाक्य को आप ध्यान दीजिए। भाषा कौशलेषु अंतिम कौशलम विद्यते। भाषा कौशलों में अंतिम कौशल है। बहुत ही सरल प्रकार का प्रश्न है, हर परीक्षा में भाषा कौशल से संबंधित प्रश्न आता है। तो आपको पता है भाषा कौशल 4 है। सबसे पहले सुनना, लिसन, फिर आता है बोलना, स्पीक, फिर आता है पढ़ना, रीड, फिर आता है लिखना, ठीक है। सबसे पहले आप सुनो, फिर बोलो, फिर पढ़ो, फिर लिखो। तो ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है अंतिम पूछ रहा है, ठीक है। तो अंतिम कौन सा बता दीजिए आप? अंतिम है लिखना। कौन सा है? लिखना। तो ये आपको समझ में आ गया है, लेखनम कौशलम। संस्कृत अध्यापनस्य दृश्य साधनेषु सर्वोत्तम साधनम विद्यते। संस्कृत अध्यापन के दृश्य साधनों में सर्वोत्तम साधन है। देखिए साथियों, संस्कृत कोई सी भी भाषा, उसके जो साधन है, एक तो साधन होता है दृश्य, एक होता है श्रव्य, एक होता है दृश्य और श्रव्य, दृश्य श्रव्य। तो ठीक है, ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है दृश्य साधनों में, जिनमें केवल देख करके अपन सीख सकते हैं, उनमें बेस्ट कौन सा है? श्याम फलकम, संगणकम, चित्राणी और आकाशवाणी। ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि ये तो श्रव्य साधन है, ठीक है। संगणक भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये दृश्य श्रव्य साधन है। चित्राणी, चित्र हो सकते हैं और श्याम फलक हो सकते हैं, लेकिन इसमें से अति उत्तम कौन सा है, सबसे अच्छा कौन सा है? तो वो श्याम फलक है, ठीक है साथियों। श्याम फलकम यानी ब्लैक बोर्ड वाला, ब्लैक बोर्ड की बात कर रहे हैं। निम्नलिखितेषु भाषा शिक्षणेषु प्रमुख साधनम भवति। निम्नलिखित में से भाषा शिक्षण का प्रमुख साधन है, क्या है? विद्यालय भवन है, या गुरु गृह, गुरु का घर है, या पाठ्य पुस्तक है, या शैक्षिक भ्रमण है। देखिए साधन तो हो सकते सारे, लेकिन प्रमुख साधन कौन सा है, मुख्य रूप से कौन सा है? तो पाठ्य पुस्तक आपका क्या होगा? पाठ्य पुस्तक होगा। संस्कृते वयम श्रवण भाषण पठन। संस्कृत में हम सब सुनना,
बोलना और पढ़ना कौशलान आदि कौशलों को मूल्यांकन कर तुम शक्नियों आदि का मूल्यांकन हम कर सकते हैं। संस्कृत शिक्षण में हम बोलना सुनना, बोलना और पढ़ना इन कौशलों का मूल्यांकन कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? मौखिक परीक्षा से या लिखित परीक्षा से या निबंधात्मक परीक्षा से या फिर शलाका परीक्षा से। तो साथियों, ये जो सुनना है, आवाज को सुनते हैं, भाषण बोलना, कही हुई बात को सुनेंगे और कहकर बोलेंगे अपन, मतलब ये सारी जो चीजें हैं ये मौखिक परीक्षा से संभव है। इनका मूल्यांकन जो है अपन मौखिक परीक्षा से कर सकते हैं। ये आपका प्रश्न हुआ। इसके बाद देखिए आप का परीक्षा विद्या व्यापिका व्यवहारिकी समय दृष्टिया मितव्यया च भवति। का परीक्षा कौन सी परीक्षा है जो विद्या, विद्या का मतलब वेद्य है, प्रमाणिक है, व्यापिका जो विस्तृत है, व्यवहारिकी जो व्यवहार में काम आती है, समय दृष्टा मितव्यया समय दृष्टिया समय की दृष्टि से कम खर्च वाली है, कम समय खर्च होता है। ऐसी कौन सी परीक्षा है? कौन सी परीक्षा जो प्रमाणिक भी है, व्यापक भी है, व्यवहारिक भी है और समय की दृष्टि से जल्दी हो जाने वाली है? ऐसी कौन सी है? शलाका परीक्षा या भाषण परीक्षा या वस्तुनिष्ठ परीक्षा या वर्णनात्मक परीक्षा? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा वस्तुनिष्ठ परीक्षा, जो कि सबसे ज्यादा प्रमाणिक है, सबसे ज्यादा व्यापक भी है। इसमें चीजों का काफी डीप नॉलेज आ जाता है, प्रैक्टिकल भी है और कम समय इसमें खर्च होता है। तो इस हिसाब से वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो है ये आपका सही उत्तर होगा। पूर्णतया, पूर्ण रूप से छात्र के व्यक्तित्व को मापने के लिए शक्यते यानी किया जा सकता है। पूर्ण रूप से छात्र के व्यक्तित्व को मापने के लिए क्या किया जा सकता है? किससे छात्र के व्यक्तित्व का मापन किया जा सकता है? दर्शनेन दर्शन से, मूल्यांकनेन मूल्यांकन से, भाषणेन भाषण से, कथा कथनेन कथा के कथन से। ठीक है, तो इसमें साथियों सही उत्तर होगा मूल्यांकन से। किसी को भी अपन जज करेंगे तभी तो उसके बारे में जान पाएंगे, तो इसका मूल्यांकन सही उत्तर होगा। उदाहरणानि प्रस्तुत्य, उदाहरणों को प्रस्तुति यानी प्रस्तुत करके, तो उसके बाद नियम निर्धारणानाम भवति, नियमों का निर्धारण होता है। सबसे पहले उदाहरण बताया और फिर नियम बताया, वो कौन सी विधि है? तो साथियों उदाहरण, पहले उदाहरण और बाद में नियम, उदाहरण नियम। तो ये साथियों आपकी विधि हो गई आगमन विधि। उदाहरण पहले और नियम बाद में, तो आगमन। और इसका ठीक विपरीत, नियम पहले और उदाहरण बाद में। ठीक है, पहले नियम फिर बाद में उदाहरण, तो वो आपकी साथियों हो गई निगमन। ठीक है, इसको आप इस तरह से याद कर लीजिए, नियम निगमन। बस नियम पहले तो निगमन है और इसका विपरीत जो होगा उदाहरण पहले तो आगमन विधि है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो गया आगमन विधि, निगमन नहीं हो सकता, व्याकरण परीक्षण ये भी नहीं है, आगमन विधि इसका सही उत्तर है। अब साथियों आपके अपठित गद्यांश से प्रश्न है, इनकी अगर जरूरत आपको लगती है तो पढ़ लीजिए, बाकी आप सीधा जो व्याकरण वाला भाग है उसमें आ जाइए। सबसे पहला जो प्रश्न है देखिए, सूर्योदय है इत्यत्र क संधि, सूर्योदय है इत्यत्र क संधि। तो यहाँ साथियों देखो हो क्या रहा है, सबसे पहले संधि युक्त पद है, उसमें आपको ढूंढना है क्या विकार आपको दिख रहा है। यहाँ पे ऊ की मात्रा आ रही है, मैं सीधा देख के बता रहा हूँ, ऊ की मात्रा आ रही है और चूंकि ऊ की मात्रा गुण संधि में होती है, ठीक है, तो यहाँ मैं कह सकता हूँ इसमें गुण संधि है। कैसे? देखिए ऊ की मात्रा जो बनती है, ऊ की मात्रा बनती कैसे, इस पे बात करते हैं। पहले ए के बाद में ऊ आ जाए तो बनता है ओ। ठीक है, यहाँ पे ओ बन रहा है तो आपको मान के चलना है पहले ए है बाद में ऊ है। ठीक है, देखते हैं, देखो ओ जो है उसका अपन टुकड़ा करते हैं और ओ की मात्रा को एक बार के लिए छोड़ते हैं। सूर्य ये शब्द अपने पास है ना, इसमें ए की मात्रा आप लगा दीजिए और बाद में आप ऊ, बाद में ऊ रखना है, ये उदय, सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय। ये संधि कौन सी हुई? गुण संधि है साथियों। संजाता इत्यत्र उपसर्ग का, यहाँ पे कौन सा उपसर्ग है? तो साथियों आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। क्या यहाँ पे सह उपसर्ग है क्या? बिल्कुल, ये तो दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे सन उपसर्ग है क्या? ये भी साथियों देखो आपको कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। आप इसमें उत्तर क्या लगाओगे? शय, शय ये लगाओगे, लेकिन ये आपका गलत उत्तर है, क्योंकि संजाता जो पद है
इसमें उपसर्ग कौन सा साथियों, सम उपसर्ग है, ठीक है। सम, सम के बाद में क्या आया है, सम के बाद में आपका ज आया है, ठीक है। तो साथियों यहाँ पे एक संधि लगती है पर सवर्ण, तो उसमें बाद वाले के समान जो मैं वर्ण है वो बाद वाले के समान पांचवा हो जाएगा। मैं पांचवा है लेकिन इसके बाद में ज आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग पांचवा हो जाएगा। तो इस ज वाली लाइन का जो पांचवा है वो कौन सा है, वो या है, ठीक है। इसलिए संजाता इस तरह का रूप बन गया। ये मैं का जो है ये या हो गया। सही उत्तर हो जाएगा इसका सम। आगत्य इत्यत्र प्रत्यय विद्यते, आगत्य इत्यत्र प्रत्यय विद्यते, आगत्य में प्रत्यय कौन सा है, यत है क्या। अच्छा एक बार समझ लीजिए, यत प्रत्यय में ये शेष रहता है, नियत प्रत्यय में भी ये शेष रहता है, लेप प्रत्यय में भी ये शेष रहता है, और कत्वा प्रत्यय में त्वा शेष रहता है। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे आगत्य जो पद है इसमें अंत में क्या देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो त्वा को आप डिलीट मार दीजिए, कत्वा तो आप इसमें हो ही नहीं सकता, ठीक है। फिर साथियों ये बच रहा है, तो ये तो 3 में आ रहा है, फिर आपकी दुविधा हो जाएगी। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात है, उपसर्ग पूर्वक, उपसर्ग पूर्वक जो कर के अर्थ में लिय प्रत्यय आता है, यानी कि ये प्रत्यय ये आपके बाद में शेष रह रहा है, उससे पहले उपसर्ग आ रहा है, ठीक है, धातु में, तो आपको मान के चलना वहां पे लेप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, लेप, ठीक है। लेप प्रत्यय जो है, कत्वा और लेप दोनों साथ में आते हैं, दोनों कर के अर्थ में आते हैं। कत्वा आ जाता कर के अर्थ में, लेकिन जिन धातुओं के आगे उपसर्ग लगा होगा वहां कत्वा नहीं आकर के लेप प्रत्यय आएगा, किस अर्थ में, कर के अर्थ में। जबकि आपका ये तो और नियत जो है ये चाहिए या योग्य अर्थ में आते हैं, ठीक है। ये आपका प्रश्न हल हुआ। इसके बाद आगे देखिए, अस्माकम इत्यत्र का विभक्ति, अस्माकम इसमें कौन सी विभक्ति है, ये साथियों आपका अस्मद शब्द है। अस्मद शब्द की कौन सी विभक्ति है बताइए आप। तृतीया हो सकती है क्या, बिल्कुल नहीं तृतीया। तो चतुर्थी हो सकती है क्या, नहीं। तृतीया क्या होगी, मया। चतुर्थी क्या होगी, मह्यम, ठीक है। सप्तमी क्या होगी, सप्तमी होगी अस्मासु, और षष्ठी है अस्माकम। कौन सी है, षष्ठी है। ये आप रूप याद करोगे तो आपको आ जाएगा। भारतस्य गौरवम सर्व प्राचीन वर्तते, भारत का जो गौरव है वो सर्व प्राचीन है। बात किस क्या पूछ रहा है यहाँ पे, अस्मिन वाक्य विशेषणम पदम अस्ति, इस वाक्य में विशेषण पद है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, किसकी बात हो रही है, भारत के गौरव की, गौरव की बात हो रही है, ठीक है। गौरव, गौरव की बात हो रही है, कीर्ति की बात हो रही है, सम्मान की बात हो रही है। लेकिन गौरव कैसा है, सर्व प्राचीन है। कैसा है, सर्व प्राचीन। तो सर्व प्राचीन गौरव ये आपका पद हो गया। इसमें सर्व प्राचीन तो विशेषण है, और ये किसकी विशेषता बता रहा है, गौरव की। ये आपका विशेष है। क्या पूछ रहा है, विशेषण पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा साथियों सर्व प्राचीनम। आगे बढ़िए, महाराज है इत्यत्र क्या समास है, महाराज, तो महाराज में कौन सा समास है, ऑप्शन से कीजिए आप। द्वंद्व समास है क्या, नहीं है। अव्ययभाव समास है क्या, ये भी नहीं है, क्योंकि अव्यय समास में, अव्ययभाव समास में, अच्छा महाराज का अर्थ क्या हुआ, महान राजा, महान राजा, ठीक है। तो ये बात किसकी हो रही है, राजा की बात हो रही है। उत्तर पद प्रधान है, तो इसमें अव्ययभाव समास नहीं होगा। द्विगु समास है क्या, नहीं, संख्यावाचक होता द्विगु तो इसमें कौन सा समास साथियों, कर्मधारय है। अगर यहाँ पे बहुरी होता तो फिर आपने सामने दुविधा हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे नहीं है। विग्रह क्या होगा, विग्रह इसका दो प्रकार से आप कर सकते हो, महान राजा, एक तो इसका ये कर दो महान राजा, या इसका ये कर दो महान च असो राजा, महान च असो, महान है जो राजा, ठीक है। यह कौन सा समास हुआ, यहाँ पे साथियों कर्मधारय समास हुआ। ये इसको आप, ये विशेषण है और ये विशेष्य है। राजा की विशेषता बता रहे हैं मान, ठीक है। विशेषण विशेष्य का भाव होता है वो कर्मधारय समास होता है। आगे देखिए आप, संधि से प्रश्न आया है, सदैव इत्यत्र संधि विच्छेद विद्यते, सदैव में संधि है। आपको ध्यान देना है सदैव में हो क्या रहा है। देखिए आप यहाँ पे वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जहां वृद्धि होती है वो वृद्धि संधि है, ठीक है। और वृद्धि संधि कब होती है, देखिए जब आप में सीधा ई नहीं मिला करके ए मिला दो तो बनेगा आई, ठीक है। इसी ए में आप ऊ नहीं मिला करके सीधा ओ मिला दो तो इसकी वृद्धि हो जाएगी औ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आई हो रहा है। आई यही है, मात्रा में से दो में लगता है, ठीक है। देखिए आप, तो यहाँ पे वृद्धि संधि है, और वृद्धि संधि का नियम क्या है, ए के बाद में ए हो, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए, ये तो सही नहीं है, क्योंकि एच ही आपको, यहाँ पे ए नहीं, यहाँ पे भी ए नहीं है, यहाँ पे भी आपका ये भी गलत है क्योंकि ए आ रहा है
पहले ए नहीं चाहिए, पहले ए चाहिए, ठीक है, ये भी आपका गलत हो गया। सदा धन एव, बिल्कुल साथियों ये सही है, ठीक है। ए की जगह आप आ भी लगा सकते हो, ऐसा कोई पाबंद नहीं है। ए या आ, उसके बाद में ए हो या आई भी हो तो भी आपका आई बनेगा, ठीक है। तो यहाँ सदा धन एव बराबर सदैव, ये रूप हो गया, पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। नूतना यानी नवीन, नया, इसका विलोम शब्द होगा। नूतन का विलोम शब्द क्या है? नूतन यानी नया, नवीन, तो इसका प्राचीन क्या होगा? अर्वाचीन। अर्वाचीन होगा क्या? बिल्कुल नहीं, अर्वाचीन का अर्थ भी नया ही होता है ना। प्राचीन, इसका क्या होगा? नूतन यानी नया, प्राचीन यानी पुराना। नूतन का प्रायवाची क्या, विलोम क्या होगा? सॉरी, विलोम का मतलब उल्टा, वो होगा प्राचीन। सी ऑप्शन सही इसका, बहुत सरल प्रश्न है। वैदेशिका, वैदेशिका है अपि चकिता भवंती, विदेशी भी चकित होते हैं, इस वाक्य में विशेष पद क्या है? ठीक है, इस वाक्य में आपको विशेष पद ढूंढना है, तो क्या होगा साथियों? चकिता विदेशिका, ठीक है, तो आपको विशेष ढूंढना, तो आपका हो जाएगा विदेशिका है, ठीक है, ये आपका उत्तर सही होगा। आगे देखिए, कुछ अंतिम प्रश्न अपने दे गए हैं। 55। अस्य नगरस्य निर्माणम महाराजा महाराजा जयसिंह अकरोत, इस नगर का निर्माण महाराजा जयसिंह ने किया, ठीक है। अब इसका आपको क्या पूछ रहा है? अत्र रेखांकित पदे लकार अस्ति, इस रेखांकित पद में लकार है, तो साथियों तो बहुत सरल प्रश्न है, किसी भी धातु के आगे ए आ जाए, अपठत, है ना, तो वो आपका लंग लकार है, भूतकाल है, ठीक है, इसमें लंग लकार है। 55 में कौन सा लकार है साथियों? लंग लकार है, बहुत ही सरल प्रश्न है। अब आगे बढ़िए आप, अगला देखिए। माता भोजनम पचती, माता भोजन पकाती है, वाक्यम इदम, इस वाक्य को लिट लकारे परिवर्तित, लिट लकार में आपको परिवर्तन करना है, मतलब आपका जो क्रिया है उसका जो लकार है उसको आपको लिट लकार में ले जाना है। लिट लकार यानी क्या हुआ? भविष्य काल। अर्थ क्या हो जाएगा? माता भोजन पकाती है, पकाती है की जगह क्या हो जाएगी? पकाएगी, माता भोजन पकाएगी। अब इसका लिट लकार आपको रूप देखना है, ठीक है। देखो, अपचत होगा क्या? नहीं, भूतकाल है। पचेत होगा क्या? नहीं, विधिलिंग लकार है। पचतु होगा क्या? नहीं, लोट लकार है, तो इसका पक्षती रूप बनेगा। और साथियों ध्यान देने वाली बात भी है, पच धातु का जो है वो लिट लकार रूप ऐसे चलता है, पक्षती, पक्षतः, पक्षंती, पक्षसी, पक्षत, पक्षत, पक्षामी, पक्षाओ, पक्षाम, तो आपका पक्षती रूप सही हो जाएगा, माता भोजनम पक्षती। 44 एताम संख्याम संस्कृत में लिखत, 44 इस संख्या को आप संस्कृत में लिखिए, ठीक है। तो ऑप्शन से करिए इसको, चतुश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, चत्वारी चत्वारिंशत् और चतुर्चत्वारिंशत्, इसमें से कौन सा सही है? तो आप देखिए साथियों, देखो आप एक बार समझ लीजिए, देखो चतवारी, चतवार, इस तरह के वाक्य अपन बोल सकते हैं, लेकिन ये वहां तक संभव है। अगर अपन आगे वाक्य प्रयोग अपन कर रहे हैं तो वहां पे आप इस संख्या को लीजिए चतुर, चतुर, या फिर इसको चतु है, इस तरह से रूप ये चलेगा वाक्य प्रयोग में, ठीक है। तो आपको क्या करना है? चतु चत्वारिंशत्, इसमें चत्वारिंशत् आपको जोड़ना है, चत्वारिंशत्, इस तरह से। तो देखिए, अब इसको आप करने के लिए थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे संधि लगेगी, चतुर हो या चतु हो, ठीक है। ये जो र है ये भी विसर्ग का ही बना हुआ है, तो इसको आप जोड़िए एक बार, क्या होगा? देखो विसर्ग जो है, इस विसर्ग का क्या होगा? इस विसर्ग का स बनेगा। क्यों बनेगा स? क्योंकि बाद में एगोस वर्ण आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले ये वाला स आता है, ये से यहाँ पे बन गया, फिर ये जो च आ रहा है, ये च आपका सचुत्व संधि का नियम ला रहा है, फिर च आने की वजह से यहाँ पे सचुत्व संधि होगी, सचु, सचुना सचु, सचु आने के बाद सचु हो जाती है, ये संधियों में पढ़ा दूंगा मैं आपको, फिलहाल आपको इसको इतना समझे कि यहाँ पे पीछे च आ जाने से, क्योंकि च का जो उच्चारण स्थान है इचुई सानाम तालु, च वर्ग का, और जो स है उसका उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु है, तो ये आपका च वर्ण जो तालव्य है, यहाँ पे आपको तालव्य से लाना है। चतुश्चत्वारिंशत्, देखिए आप अभी इसमें आप रूप देख लीजिए, चतुश्चत्वारिंशत् गलत हो गया क्योंकि विसर्ग का यहाँ लोप हो गया, चतुश्चत्वारिंशत् ये साथियों सही है। चतवारी चत्वारिंशत्, चतवारी का वाक्य प्रयोग नहीं होता है, ये गलत है। और चतुर चत्वारिंशत्, यहाँ चतुर, यहाँ पे जो विसर्ग का र बना दिया, जो कि र नहीं बनता है, विसर्ग के बाद में
यहाँ पे एगोस वर्ण आ रहा है। क्या आ रहा है? एगोस वर्ण। विसर्ग के बाद में अगर एगोस आता है तो उस विसर्ग का क्या बनेगा? उसका साथियों स बनेगा। क्या बनेगा? स बनेगा। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पे कौन सा रूप हो जाएगा? चतुष चत्वारिंशत्, ये रूप सही हो जाएगा। अब देखिए आप, अंतिम कुछ प्रश्न है। माहेश्वर सूत्रेषु एच प्रत्याहारस्य उचित कर्मम वर्तते। माहेश्वरी सूत्रों में एच प्रत्याहार का उचित कर्म है। माहेश्वरी सूत्र आपको याद होंगे, तो उसमें पढ़ते अ ई ऊ न रील रिक रील रिक एओंग अयाउच। ठीक है, तो एओंग यहां से आप शुरू कर दीजिए। ए ओंग आई आउच, ऐसा बनता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? एज, ए से लेके आपको च तक चलना है। कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं? तो ए आ रहा है, ओ आ रहा है, आई आ रहा है, औ आ रहा है। ठीक है, देखिए आप कहाँ पे हैं? ए ओ आई औ, ये आपका ऑप्शन ए सही है साथियों। 58 में आपका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, संस्कृतेन अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पिता पुत्र के साथ मंदिर गया। ठीक है, सॉरी, पुत्र पिता के साथ मंदिर गया। पुत्र गया, इसका अर्थ ये हो गया पुत्र गया। तो यहाँ आएगा पुत्र है अगच्छत, पुत्र गया। ठीक है, देखिए आप कहाँ आ रहा? पुत्र अगच्छत, पुत्र अगच्छत, पुत्र अगच्छत। फिर यहाँ आपको द्विधा होगी, आगे जाना पड़ेगा। पिता के साथ। ठीक है, तो यहाँ देखो साथियों, पिता के साथ के आने से यहाँ षष्ठी भक्ति आनी चाहिए थी कारक के हिसाब से, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सात शब्द आया है, सात का संस्कृत में होगा सह, सह आया है, तो इसका सह के साथ में तृतीया भक्ति होगी, तो आएगा पुत्र है, पुत्र है पित्रा सह, पित्रा सह। जो पितृ शब्द की जो तृतीया भक्ति होती है वो पित्रा होती है, न कि पितृण। ध्यान देना इस बात पे। पुत्र है पित्रा सह मंदिरम अगच्छत, इस तरह से वाक्य बनेगा। देख लीजिए कौन सा सही है। पुत्र है पित्रा सह मंदिरम अगच्छत, ये आपका वाक्य सही हुआ। ये भी सही हो सकता था, पुत्र है पित्रा साकम, साकम भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे मंदिरे ये गलत हो गया। यहाँ पे इसमें ने सप्तमी लगा दी, तो सप्तमी नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या आएगा? द्वितीय आएगा। और अगच्छ ये भी गलत है। ठीक है, और यहाँ देखो गमिष्यति, ये आपका लकारी गलत है। इस तरह से संस्कृत में अनुवाद करना है। राजा राज्यम, राजा राज्य की रक्षा करेगा, तो राजा का हो जाएगा नृप है, राज्य की। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा राज्य की, तो यहाँ राज्यम आ जाएगा। राज्यम क्यों आ जाएगा? षष्ठी भक्ति है, रक्ष धातु के युग में यहाँ पे राज्यम आ जाएगा। राजा राज्य नृप है, राज्यम करेगा, तो यहाँ आ जाएगा साथियों रक्षिष्यति। क्या आ जाएगा? रक्षिष्यति। लीड लकार की क्रिया है, तो यहाँ पे रक्षिष्यति आ जाएगा। नृपः राज्यम रक्षिष्यति, पहला ही ऑप्शन इसका सही है। तो साथियों ये अपने आज लेवल प्रथम का जो पेपर है, रेट 2022 का पारी फर्स्ट का पेपर था ये, तो इसका हमने हल किया है। सभी प्रश्नों को अपने समझा है। फिर भी हो सकता है आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आए, तो हो सकता है वो, इसका मतलब वो आपका जो टॉपिक है वो ठीक से क्लियर नहीं है, उसको एक बार क्लियर कीजिए, फिर आपको ये अच्छे से समझ में आ पाएगा। जिन्होंने एक बार अच्छे से पढ़ रखा है उनको निश्चित रूप से ये सब समझ में आ गया होगा। मेरा उद्देश्य केवल आपको प्रश्नों की प्रकृति से परिचित कराना है, और क्योंकि प्रश्न की भाषा समझने में दिक्कत होती है, तो आपकी प्रश्न की भाषा ठीक से समझ पाए, और सभी प्रश्नों का आपने समय प्रकार से हल किया है। आगे भी अपन जो बचे हुए पेपर है उनको समय मिलेगा वैसे हल करेंगे। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद। जो आपके बेरोजगार साथी है उन तक आप शेयर कीजिए, अधिकाधिक इसको, इस कक्षा को उपयोगी बनाइए। समय निकाल करके ऐसी कक्षाएं तैयार की जाती है, तो उम्मीद है आप खुद भी लाभान्वित होंगे और अपने साथियों को भी लाभान्वित करोगे।